बाप रे बाप, बैन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बैन, डेल्टा कॉप बैन में चला गया, पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक बैन में चला गया। ओ नो, इसका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं ये कंपनीज बंद हो गई, सेबी ने कहीं इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, मेरे पैसे तो नहीं फंस गए? अगर मैंने पोजीशन ले रखी है तो मैं इसमें से निकलूं कैसे? नया ट्रेडर दोस्तों इस तरीके के सवालों से जूझ सकता है, उसका दिमाग परेशान हो सकता है जब भी हम सुनते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का बैन। ये वाले स्टॉक्स बैन में चले गए। बल्कि जो पुराने ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में बहुत समय से काम कर रहे हैं, वो लोग इस बैन से विचलित नहीं होते। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब स्टॉक्स बैन में जाते हैं, उनके अराउंड भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ये पुराने ट्रेडर्स। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस बैन की बात करेंगे और ये समझेंगे कि एग्जैक्टली ये बैन का मतलब क्या है। क्या ये एक नेगेटिव चीज है जिससे हमको डरना चाहिए, या एक ये रेगुलर चीज है जिसको हम ट्रेडर्स के तहत प्ले कर सकते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में दोस्तों आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वही बात है, जैसे मैं पहले भी कहा है, आपका नुकसान फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सिर्फ तब होना चाहिए जब आपका डायरेक्शन गलत हो गया, ना कि इस वजह से कि आपके पास जानकारी का अभाव था। तो पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बैन की कहानी, एफएनओ बैन। चलिए, एफएनओ बैन को समझने से पहले कुछ सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए अपने आप से। देखिए, ये बड़े ही स्पेक्यूलेटर्स का जोन है, यहाँ पे स्पेक्यूलेटर्स काम करते हैं। स्पेक्यूलेटर्स का मतलब जो डायरेक्शन पे प्ले करते हैं, जो टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं, जो ट्रेडर्स हैं। ठीक है, मान लो एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि एक स्टॉक है, उस पर सारी दुनिया बुलिश हो गई और बड़े बड़े एफआईआईज, रिटेलर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हर कोई उस पर्टिकुलर स्टॉक के फ्यूचर खरीदे ही जा रहा है, कॉल खरीदे ही जा रहा है, खरीदे ही जा रहा है। और इसकी वजह से, ज्यादा खरीदारी होने की वजह से फिर क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। एक ही दिन में कोई शेयर डबल हो गया, 3 गुना हो गया, क्योंकि ये शक्ति है। इस बाजार में इतने लोग काम करते हैं दोस्तों कि अगर किसी एक स्टॉक पे बहुत सारे लोग पोजीशंस बना लें तो वही स्टॉक स्काई रॉकेट हो जाएगा। वर्सेस अगर एक स्टॉक को लोग बेचने लग गए, सोचो सारा का सारा मार्केट उस स्टॉक को बेचने लग जाए, तो एक ही दिन में उस स्टॉक की कहानी खत्म भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या ऐसा होना चाहिए एक हेल्दी मार्केट के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नॉर्मली नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए सेबी को कुछ इंटरवेंशन करना पड़ता है, दखल देना पड़ता है। जब भी कभी किसी स्टॉक पे दोस्तों फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन, इन दोनों की पोजीशंस मिला के बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उस स्टॉक पर बैन लग जाता है, ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी जाती है, जब तक कि वो सारी पोजीशंस जो बनी है कम ना हो जाए। बड़े कंफ्यूज हो गए हम तो, अरे बाप रे, ये कैसा होता है? इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपके सामने दोस्तों शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, जरा ध्यान दो इसके ऊपर और आप एक एक करके सारी बात मेरी समझ जाएंगे। देखो, इसके लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक कंपनी ऐसी है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करती है। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कोई भी हो सकती है, वो रिलायंस हो सकती है, एचडीएफसी बैंक हो सकती है, कोई भी बड़ी कंपनी जो एफएनओ सेगमेंट में काम कर रही है। चलिए, तो मान लीजिए वो है कंपनी ए। ठीक है, इस कंपनी ए ने कुछ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट से में इशू किए हुए हैं, रेज किए हुए हैं और पैसा उठाया हुआ है और उसके शेयर्स ट्रेड होते हैं। ठीक है, जिसमें से मान लो इस पर्टिकुलर कंपनी के 75% शेयर्स जो इसके हैं वो प्रमोटर्स के पास है। मैक्सिमम जो इक्विटी है इस कंपनी की वो प्रमोटर्स के पास है, ओनर्स के पास है। यानी बची हुई कितनी हुई, 25% इक्विटी स्टॉक मार्केट में
ट्रेड हो रही है। प्रमोटर रोज रोज खरीद बेच नहीं करता, प्रमोटर का काम खरीदना बेचना नहीं है, प्रमोटर का काम है दोस्तों पैसा लेके अपने बिजनेस में लगाना। ये तो आप और हम जैसे लोग ट्रेडर हैं जो इन कंपनीज के स्टॉक्स में डेली बेसिस पर ट्रेड करते हैं। तो 25% आपका मार्केट में ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए की टोटल इक्विटी थी, टोटल इक्विटी इस पर्टिकुलर कंपनी की 100 रुपए की थी, जिसमें से 75 रुपए तो प्रमोटर्स के हैं, तो कितना हुआ? 25 रुपए स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, 25 रुपीज या 25%। इस 25 को आप बोलते हो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रीली फ्लोट हो रहा है। क्लोजली हेल्ड कौन से होते हैं? वो 75 क्लोजली हेल्ड है प्रमोटर के पास। फ्री फ्लोट क्या है? बाजार में खरीदा बेचा जा रहा है, इस एग्जाम्पल में 25 रुपए। चलो अच्छी बात है, 25 रुपए मार्केट में अलाउड है फॉर ट्रेडिंग। अब आती है बात, ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस 25 रुपए का 20% यानी 20% ऑफ दिस 25, ठीक है, वो कितना आता है? 5 रुपए। 5 रुपए की पोजीशन, 20% तक की पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे के अंत तक बनाई जा सकती है इस कंपनी ए में। ये है नियम एक्सचेंज का, पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजीशन बनाई जा सकती है का क्या मतलब है? बाय साइड में अगर पोजीशन बनती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, यानी बुलिश साइड की अगर पोजीशन बनती है, इसका मतलब लोगों ने इस 5 रुपए तक की फ्यूचर्स में फ्यूचर्स खरीद रखे हैं, कॉल खरीद रखा है या पुट बेच रखा है। इन सबको जोड़कर 3:30 बजे एक्सचेंज अराइव होता है और देखता है कि क्या ये 5 रुपए तक बनी हुई है बुलिश साइड में, तो ठीक है। यही चीज बेयरिश साइड में भी, ये कोई जरूरी नहीं है कि बुलिश साइड पर ही रोक लगेगी, बेयरिश पे नहीं लगेगी। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर डे एक्सचेंज कैलकुलेट करता है कि लोगों ने फ्यूचर बेच रखे हैं, पुट खरीद रखे हैं, कॉल बेच रखे हैं, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बेयरिश साइड की जो पोजीशंस है वो 5 रुपए से कम होनी चाहिए इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये एफएनओ में है। एफएनओ में जितनी भी कंपनीज है सभी के ऊपर यूनिफॉर्मली दोस्तों ये रूल लागू होता है। इस 5 रुपए को आप बोलते हो MWPL, यानी फुल फॉर्म मार्केट वाइड, पूरे बाजार वाइड, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। पोजीशन का मतलब फ्रेंड्स यहां पर यह है कि पोजीशन ले रखी है, खरीद रखा है, खरीद के छोड़ा हुआ है, फ्यूचर कॉल खरीद के छोड़ा हुआ है। पोजीशन बंद कब होती है? जब जो कॉल खरीदा था वो बंद कर दिया, फ्यूचर जो खरीदा था वो बंद कर दिया, तब वो कोई पोजीशन खुली हुई। पोजीशन कितनी खुली हुई है का मतलब है लोगों ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये पोजीशन खोल रखी है टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो किसी भी दिन अगर दोस्तों इस 5 रुपए को ब्रीच होने का अंदेशा लगता है, तब सेबी कहता है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशन बन गई है, इसको बैन में डाल दो। इसको बैन में डाल दो का मतलब है अब कुछ दिनों तक इस स्टॉक को ठंडा होने दो। तो दोस्तों अब अगर क्या सेबी वेट करेगा कि पूरी की पूरी 5 तक पहुंच जाए या उससे पहले ही रुक जाएगा? ठीक है, क्या वो वेट करेगा कि ये जो 5 पोजीशंस हैं बुल साइड में या बेरिश साइड में ये बन जाए उसके बाद उसको बैन में लाओ? नहीं। अब इसमें भी एक छोटा सा पेज है। जब भी ये पोजीशंस, यानी क्या है पोजीशंस, अब ना तो 100 का कोई लेना देना है ना 25 का कोई लेना देना है, लेना देना क्या है? ये 5, इस 5 का लेना देना है। इस 5 रुपए के पोजीशंस की जैसे ही 95% को वो ब्रीच करने लगे, मान लो बुलिश के एग्जाम्पल में
95% ऑफ 5 जैसे ही टच कर जाएगा, वेट नहीं करेगा कि 5 ही हो जाए, ठीक है। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन दिन के अंत में किया जाता है। तो जैसे ही 95% के ऑफ 5 के ऊपर जाएगा, आपको 3:30 बजे के बाद शाम को वो लिस्ट जारी कर देगा एनएससी से भी कि भाई ये 5 या 6 स्टॉक्स बुलिश साइड में बहुत ज्यादा बन गई इनकी पोजीशन, इनको हम कर रहे हैं बैन में। बैन की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आता है कि बैन में जाता कैसे है, वो बैन की लिस्ट क्या आती है। अब कोई स्टॉक जो बैन में चला गया, जैसे डेल्टा कॉप है, ये काफी पॉपुलर है कि ट्रेडर्स का फेवरेट है, इसमें बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है, तो ये अक्सर बैन में चला जाता है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, होता क्या है, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आज 9 तारीख है, 9 जनवरी 2024 के एंड में एक्सचेंज ने कहा कि डेल्टा कॉप बैन में है, क्योंकि 95% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को ब्रीच कर गया बुलिश साइड में, ठीक है, इस वजह से बैन में है। चलो अगले दिन क्या होगा, 10 जनवरी 2024 को एग्जैक्टली होगा क्या डेल्टा कॉप के साथ। दोस्तों इंट्राडे में आप चाहे कितना भी ट्रेड करो, ठीक है, दिन रात ट्रेड करो, कितने भी वॉल्यूम का ट्रेड करो डेल्टा कॉप में, लेकिन डिलीवरी में कोई ट्रेड नहीं कर सकते बाय साइड और सेल साइड डेरिवेटिव मार्केट। आप डिलीवरी पोजीशन नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते बैन में आए हुए स्टॉक्स में। ये है वो कंडीशन, यानी एक पार्शियल हॉल्ट है। जो ट्रेडर है इंट्राडे का, वो तो आज पोजीशन खोलता है, पोजीशन कंप्लीट कर देता है, और वैसे भी पोजीशन ओपन तो रही नहीं ना दिन के अंत में, तो वो तो बंदा काउंट ही नहीं होगा। आप दिन में 200 ट्रेड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोई भी एक पोजीशन खुली नहीं छोड़ सकते बैन में आए हुए स्टॉक्स के लिए। अब आप सोचोगे ये मुझे पता कैसे चलेगा। भाई अगर आप अच्छे ब्रोकर के साथ काम करते हो दोस्तों, तो बैन स्टॉक्स में तो ट्रेड होने ही नहीं देगा। वो वैसे ही लिख देगा कि दिस स्टॉक इज नॉट अलाउड फॉर कैरी फॉरवर्ड या डिलीवरी, वो वहीं आपको रोक देगा, ठीक है। और वैसे भी आपको क्या करना है, डिलीवरी वाले लेके इसी स्टॉक को ले जाके आपने क्या करना है। तो अब इसको हमने ये समझा कि ये इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा, अब ये बैन में कितने दिन रहेगा। 9 जनवरी को गया था, 10 जनवरी आ गई, 11 जनवरी आ गई, 12 जनवरी आ गई, 13 जनवरी आ गई, मान लीजिए 14 जनवरी तक ये स्टॉक बैन में रहा, क्योंकि डेली एक्सचेंज 3:30 बजे फिर से कैलकुलेट कर रहा है कि ये जो शरारती डेल्टा कॉर्प है, ये कम हुई इसकी पोजीशन की नहीं बुलिश साइड में। तो जैसे ही दोस्तों ये पोजीशंस 80% हो जाती हैं, गिरते 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 लॉन्ग साइड में, बुलिश का एग्जांपल लिया है, वैसे ही स्टॉक फिर बैन में से बाहर आ जाता है। मान लो 14 तारीख तक एक्सचेंज ने कहा कि अच्छा बढ़िया हो गया ये तो, अब ये नीचे आ गई है इसकी पोजीशन, चलो अब इसमें करने देते हैं काम, ठीक है। तो ये 14 भी हो सकता है, ये 24 भी हो सकता है दोस्तों, ये अगले दिन भी हो सकता है, अगले दिन ही सारी पोजीशंस कम हो गई। तो दोस्तों एक्सचेंज को कोई लेना देना नहीं है कि मुझे कितने दिन तक डेल्टा कॉप को बैंड में फंसा के रखना है। जैसे ही पोजीशंस ट्रेडर्स की कम होने लग जाएंगी, उस साइड में जिस साइड में ज्यादा पोजीशन बनने की वजह से बैन में गया था, वो स्टॉक बैन में से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे बड़े सारे कल्प्रिट होते हैं दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में, जो अक्सर ना उनमें बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा पोजीशन बन जाती हैं, तो अक्सर वो बैन में जाते आते रहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अब ये समझ में आया होगा कि बैन कोई खराब चीज नहीं है। इनफैक्ट ध्यान से सुनो, इनफैक्ट बैन उनमें लगता है जिसमें ज्यादा काम हो रहा है। और पहले दिन से आपको मैं कह रही हूं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कहाँ काम करना चाहिए, जहां ज्यादा काम हो रहा है, जहां लिक्विडिटी है, वहीं प्राइसेस का मूव होता है। प्रीमियम के केस में प्रीमियम ऊपर नीचे होता है, जहां काम होता है, जहां काम ही नहीं होता वहां पे स्टॉक्स इलिक्विड होते हैं। तो जहां सबसे ज्यादा काम हो रहा है, बेसिकली बैन वो बताता है, ना कि ये कोई नेगेटिव चीज है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अब एग्जैक्टली समझ में आ गया कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट
जो रखी गई है उसमें जैसे ही 95% तक आता है बैन में जाता है, गिरते गिरते जब 80% तक आता है तो बैन से बाहर आ जाता है। ये तो आना जाना हो गया। अब आप सुनिए अपने काम की बात। अगर आपको इसकी मोडेलिटीज समझ में आ गई हैं तो दोस्तों अब आप सुनो केस सिचुएशन क्या हो सकती है आपके लिए। केस नंबर 1 हमने जो अभी लिया कि भाई कोई बुलिश पोजीशन बन रही थी किसी स्टॉक में और जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था। ठीक है, स्टॉक का ऊपर जा रहा था, इसी वजह से प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोगों ने कॉल खरीद लिया था, पुट बेच दिया था, फ्यूचर्स खरीदते जा रहे थे इस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक्सचेंज इस डेट को कहता है आप रुक जाओ, अब आपकी डिलीवरी नहीं लेने देंगे, इंट्राडे में आपको जितना काम करना है करो। कुछ दिनों के लिए एक्सचेंज ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को मान लीजिए बैन में डाल दिया। मान लो एक्सचेंज ने इसको डाला 2 दिन के लिए बैन, 2 डेज। ठीक है, क्योंकि 2 दिन के बाद वो 80% वाला क्राइटेरिया मीट हो गया और ये स्टॉक अब जो है बैन से बाहर आने के लिए तैयार है। आप अलोंग विद अदर स्टॉक्स इस स्टॉक पे भी नजर रख रहे थे। ठीक है, अब क्या हो सकता है सिचुएशन दोस्तों। अब आप जरा ध्यान से सोचो, जब ये हॉल्ट हो गई ट्रेडिंग, जब तीसरे दिन ये स्टॉक खुलेगा, जब ये ओपन होगा, जब फिर से ये ट्रेड करने के लिए अलाउड होगा, फिर से इसमें डिलीवरी लेने की परमिशन दे दी कानूनन एक्सचेंज ने, तब इसकी चाल कैसी हो सकती है जरा दिमाग लगाइए। क्या ये ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है? मोस्टली, देखिए दिस इज नॉट अ रूल बुक, मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे ही वो स्टॉक बैन से बाहर आता है जनरली अपनी प्रीवियस चाल को रिज्यूम करता है। प्रीवियस चाल थी बुलिश, वो जनरली रिज्यूम करता है अनटिल एंड अनलेस, प्लीज कैविएट सुनिए ध्यान से, अनटिल एंड अनलेस उस तीसरे दिन या बैन के दौरान कुछ ऐसी घटनाक्रम हो गई इस स्टॉक के विपरीत। ठीक है, मान लो ये स्टॉक इस वजह से ऊपर जा रहा था कि रिजल्ट आने वाले थे स्टॉक के, या इसके अंदर कोई पॉजिटिव खबरें आने वाली थी, उसको प्ले कर रहा था जिसकी वजह से इतनी ज्यादा पोजीशन बन रही थी। ठीक, और इंडीड तीसरे दिन भी वो जो खबर है वो सही साबित हुई, पॉजिटिव ही रही, तो कोई रीजन नहीं बनता दोस्तों कि स्टॉक नीचे जाए, ये रिज्यूम कर सकता है अपना अप ट्रेंड। वर्सेस अगर जो खबरें चल रही थी 2 दिन के अंदर ऐसा समझ में आता है अब उसका इंपैक्ट भी खत्म हो गया, अब इस कंपनी में ही दूसरी खबरें आने लग गई हैं, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इसमें से खत्म हो गया है, या जो रिजल्ट्स पॉजिटिव आने थे नेगेटिव आ गए। ठीक, तो उन चीजों का इंपैक्ट इसको नीचे भी ला सकता है। तो आपको गौर से देखना कि एग्जैक्टली थर्ड डे को हुआ क्या। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा है दोस्तों, जैसे ही स्टॉक बैन, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के ऐसे केसेस हैं, बैन से आए बाहर, एक दिन बैन से बाहर आए फिर से चले गए, जिस कारण से बैन में आए थे वही कारण फिर से आ गया, इसीलिए वो बार बार बैन में जाते है ना। अक्सर सुनोगे कि ये स्टॉक बैन में ही चला गया, एक दिन के लिए निकला था, यानी बुलिश था, जैसे ही खुला फिर से बुलिश हो गया, फिर से बैन में चला गया। कोई बात नहीं, अब आपको अवेयर रहना है, इसके अराउंड आपको कैसे काम करना है ये आपको खुद सोचना है। विपरीत दोस्तों इसके ये भी हो सकता है कि कोई स्टॉक बहुत गिर रहा है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज है, चार्ट कमजोर हो गया है, ट्रेडर्स ने पोजीशंस बना ली हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कोई स्टॉक वीक हो रहा है, गिरता जा रहा है, इतना गिर गया है कि अब उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का जो थ्रेश होल्ड है, 95% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ब्रीच होने को है और एक्सचेंज ने उसको 2 दिन के लिए बैन में डाल दिया। दो सिर्फ एग्जाम्पल है, 2 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ही वो 80% को से वो पोजीशंस कवर होने लग जाएंगी, यानी जो जो सेल साइड की जो पोजीशंस थी वो कवर होने लग जाएंगी, खत्म होने लग जाएंगी, नई सेल की पोजीशंस नहीं खुल रही हैं,
पुरानी बंद हो रही हैं और नई सेल साइड की पोजीशंस जब नहीं खुल रही हैं तो ऑटोमेटिकली वो पोजीशंस कम हो जाएंगी, एक्सचेंज उसको कैलकुलेट कर लेगा। आपने थोड़ी ना जाके वहां कैलकुलेट करना है, आपको तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली वो पीछे क्या काम कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, ये वो दौर है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि मुझे ये एक्ट करना है। मुझे ना तो कैलकुलेशन करनी है, ना पेन पेपर लेना है, ना एक्सेल शीट बनानी है, मुझे जानकारी होनी चाहिए, मुझे मेरे काम का पता होना चाहिए। तीसरे दिन दोस्तों फिर से मैं देख लूंगी जिन कारणों की वजह से ये स्टॉक गिरा था, क्या वो कारण आज भी बाजार में उतने ही प्रेसिंग हैं, तो हो सकता है मैं एक फर्दर सेल की पोजीशन बना सकूं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत मैटर करता है। आपने मार्केट में ऑब्जर्व क्या किया, उस दिन आपने क्या देखा, क्या सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है, अकॉर्डिंगली मैं अपनी स्ट्रेटेजी सोच सकती हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसके अराउंड बनाना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है इस पर्टिकुलर वीडियो में कि बैन अपने आप में घबराने की बात नहीं है। बैन एक्चुअली एक्सेसिव पोजीशंस को दर्शाता है, हॉल्ट करता है, रिजम्पशन होती है ट्रेडिंग की। अगर आपकी कोई पोजीशन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपने कोई बुलिश पोजीशन क्रिएट कर रखी है किसी एक स्टॉक में और वो बैन में चला गया, तो पुरानी पोजीशन से आप निकल सकते हो। डरना नहीं है, ओ शिट अब मैं 2 दिन तक इसमें फंसा रहा हूं क्या, प्राइसेस इधर से उधर हो रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। आपकी अगर कोई पुरानी पोजीशन है उसमें से आप जब चाहे निकलो, बैन के दौरान भी निकलो, इंट्राडे ट्रेड भी करो, लेकिन नई पोजीशन आप नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि वो स्टॉक बैन से बाहर नहीं आ जाता। इस क्लैरिटी के साथ अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उतरेंगे दोस्तों, तो आई एम श्योर आपको बेवजह के फंसने से आप बचेंगे, गलत तरीके के ट्रेड्स में नहीं फंसेंगे, सही तरीके का काम करेंगे और अपने लिए एक अच्छी पैसिव या एक्टिव इनकम जनरेट करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आगे और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कंटेंट, ट्रेडेबल स्ट्रेटजीज, इस वीडियो में भी मैंने आपको दोस्तों बताया कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी डे ऑफ बैन, ठीक है, व्हेन द स्टॉक कम्स आउट ऑफ द बैन, कैसे बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की।